On behalf of Rashtriya Swayamsevak Sangha, we welcome you to the second press briefing of the Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha. We have with us Shri Arun Kumarji, Senior Sangha Pracharak. He's a Pracharak since 1983. He has held various responsibilities in different capacities, and since 2021 he is serving as Akhila Bharata Saha Sarkaryavaha, that is Joint General Secretary of RSS. We also have with us Shri Sunil Ambekarji. He is currently serving as Akhila Bharata Prachar Pramukh. We also have few other senior Karyakartas to my right. We have Shri Narendra Kumarji. He is serving as Akhila Bharata Saha Prachar Pramukh. Shri Pradeep Joshi ji, Akhila Bharata Saha Prachar Pramukh. Shri Ayush ji, Kshetra Prachar Pramukh, and Shri Arun Kumarji, Karnataka Uttara and Dakshina, both Pranta Prachar Pramukh. I request Arun Kumarji second. Arun Kumarji. Request Arun Kumarji to address the press briefing. तो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के कार्यवाही के दूसरे दिन की ब्रीफिंग के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है. दिस इज नॉट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओनली ब्रीफिंग ऑफ द एक्टिविटीज दैट हैज बीन held on first day along with two sessions today also. एजेंडा ऑफ अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा वो दो बातों के साथ था. एक समीक्षा और मूल्यांकन, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन. हमने संघ के काम का एक सतत भाग है. Uniqueness of our organization है, we always think about expansion and consolidation. कार्य विस्तार और गुणात्मकता, कार्य की भी कार्यकर्ता की भी. तो इसकी समीक्षा करना, इसका मूल्यांकन करना. दूसरा, इनिशिएटिव्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन अमंग सोसाइटी. संघ का जो गोल है, अल्टीमेट गोल ऑफ द आरएसएस इज टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी. बेसिकली संघ संगठन नहीं है, यह समाज परिवर्तन का एक बड़ा जन आंदोलन है. वी ऑलवेज इनिशिएट फॉर दैट. और वो जो इनिशिएटिव्स हैं उसकी भी समीक्षा करना. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये नेवर हैपन्स बाय कानून, एक्ट, नियम, भाषण, इन सब से नहीं आता है. इसके लिए थोड़ा वातावरण बनाना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं. और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं वो जैसा चाहते हैं वैसा उनका बनना पड़ता है. तो इसलिए इस प्रोसेस को भी लगातार मूल्यांकन करना पड़ता है. संघ के 100 साल में हमने लगातार ये दो बातों के बारे में सोचा है. एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ वर्क, कार्य विस्तार, कार्य की गुणात्मकता, क्वालिटी ऑफ वर्क, और इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अमंग सोसाइटी. ये दो बातों की समीक्षा करना. शताब्दी वर्ष 100 साल संघ के पूरे हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसको ध्यान में रखकर थोड़ा काम का मूल्यांकन करना, गति बढ़ाना, इसके बारे में सोचना. तो हमने 6 साल पहले कुछ टारगेट्स तय किए थे. हर वर्ष उसकी समीक्षा करते हैं. तो इट वाज आल्सो एन ओकेजन फॉर इंट्रोस्पेक्शन की 6 साल पहले हमने जो तय किया वहां पर हम कहां तक पहुंचे हैं उसके बारे में भी सोचना. और विजयदशमी यानी 2025 अक्टूबर में जब शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा तब तक उनको हम प्राप्त करें. 3 तरह के लक्ष्य थे. एक कार्य विस्तार, गुणात्मकता. दूसरा सुप्त शक्ति जागरण. हमारा हर स्वयंसेवक दैट शुड बिकम एन एक्टिव वर्कर, वो सक्रिय कार्यकर्ता बनना चाहिए. कल मुकुंद जी ने बताया 1 करोड़ स्वयंसेवक हैं, 50-60 लाख लोग हमेशा काम में जुड़े रहते हैं. 6-7 लाख लोग, 8 लाख के लगभग कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर भी काम करते हैं. हमारा टारगेट यह है कि अधिकाधिक लोग डे टू डे कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसे एक्टिव हों और समाज की सज्जन शक्ति यानी जिसको कहते हैं लीडर्स ऑफ द सोसाइटी,
इकोनॉमिक फील्ड, सोशल फील्ड, रिलीजियस फील्ड और एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल, ऐसे सब समाज का जो नेतृत्व है उनके साथ हमारा एक वेवलेंथ बने। वो भी समाज के हित में सोचते हैं, हम भी समाज के हित में सोचते हैं, तो मिलकर जहां काम कर सकते हैं वहां मिलकर काम करना है। ऐसे सब बातों को लेकर हमने प्लान किया था। और दो बातें और जो संघ शताब्दी में क्या करेंगे उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। सिनेरियो, इस समय समाज राष्ट्र का परिदृश्य क्या है, व्हाट इज द कंटेम्परेरी सिनेरियो, हमारा रोल क्या है, ये दो बातों के बारे में कल दत्ता जी आपके सामने बातचीत रखेंगे। संघ शताब्दी की करणीय बातों के बारे में भी और कंटेम्परेरी सिनेरियो में व्हाट इज आवर रोल, हाउ वी थिंक, हाउ वी वांट एक्ट, ये सब बातों के बारे में, थोड़ा पॉलिसी के विषय, ये सब कल वो रखेंगे। कल मुकुंद जी ने आपके सामने जानकारी रखते हुए कार्य विस्तार के बारे में काफी बातें कही। संघ का कार्य विस्तार का कितनी डायमेंशन होती है अगर उसके बारे में सोचना हो तो, और वो हम मूल्यांकन करते हैं तो ध्यान में आता है कि संघ के काम का यूनिकनेस कैसी है। 1925 में संघ का काम शुरू हुआ। 1940 में हम देश के हर प्रांत में पहुंच गए थे। 1972 में हर जिले में पहुंचे हम। 96 के अंदर हम हर ब्लॉक और नगर में पहुंचे। मैं जब हर कहता हूं तो लगभग एक 85-90% हो गया, यानी वो 100% की ओर बढ़ रहे हैं हम। उसके बाद हमने अपना टारगेट मंडल और बस्ती रखा, तो दैट इज ए ज्योग्राफिकल टारगेट। 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर हमने 1,03,000 यूनिट्स बनाए, जो उसके बारे में कल उन्होंने आपको बताया भी। लेकिन इसके साथ साथ ये तो राष्ट्रव्यापी, समाजव्यापी हो गया। अल्टीमेटली वी हैव टू बिकम ए मूवमेंट ऑफ 100%, और इसीलिए हम कहते हैं सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। तो एक एक जगह विचार करना शुरू करते हैं। तो कॉलेज स्टूडेंट्स में हमारा काम है। हमें थोड़े समय पहले ध्यान में आया कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में जैसा काम चाहिए वो नहीं है, तो हमने उस पर फोकस करना शुरू किया। एम्स हैं, रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं। देश में 2009 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। एक 10 साल के लगातार प्रयास से आज हम 134 में हमारा रेगुलर काम शुरू हो गया है। आने वाले समय के अंदर ऑल 209 इंस्टीट्यूट्स में आना जाना प्रारंभ हो गया, लेकिन अपना काम ये प्रारंभ हो सके। अलग अलग समाज के वर्गों में कैसा काम होता है, तो उड़ीसा में एक कोरापुट विभाग है, टोटल ट्राइबल एरिया 100% कोरापुट, बोलांगीर, वहां पर सब मंडलों में अपना काम है। 1031 शाखा है, और जब वहां पर जो कार्यकर्ता है, नगर, खंड, जिला, विभाग, प्रांत, सब वो जनजाति क्षेत्र के ही कार्यकर्ता है। अभी अरुणाचल प्रदेश जैसे में विधिवत संघ का काम 1990 में ही शुरू हुआ, लेकिन अभी 274 शाखा मिलन मंडली है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमारा संघ का काम प्रारंभ हो गया। ये सब जब बातें चलती है तो सुनने में आसान लगता है, लेकिन ऐसे सारे डिस्टेंट एरियाज में, डिस्टिंक्ट एरियाज में वहां के सब चैलेंजेस को पार करके कार्यकर्ता जाए। कुछ जगह तो पहुंचने में ही 5 दिन 7 दिन लगते हैं। तो सामान्य कार्यकर्ता सब, हमारे यहां कोई पेड कार्यकर्ता नहीं है, सब वॉलंटरी काम करते हैं। हर वर्ष हम आह्वान करते हैं अपने स्वयंसेवकों को 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन एक्सपेंशन के लिए दें। तो कम से कम पिछले 1 साल के अंदर 2 लाख कार्यकर्ताओं ने मिनिमम 7 डेज का टाइम फॉर एक्सपेंशन वर्क संघ के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो ये अपने सारे संघ के काम का एक डायमेंशन है। मैंने बताया आपको सज्जन शक्ति का संपर्क करना, तो हमने 2 लाख, लगभग 2 लाख पीपल जो है उनकी, महिला पुरुष, ऐसी एक लिस्ट बनाई। दोज हु आर सोसाइटी लीडर्स, जिनका एक अपना विशिष्ट स्थान है अपने समाज जीवन के अंदर, वो अपनी एक भूमिका रखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। हमारा टारगेट था कि उनसे हम कांटेक्ट करेंगे। लगभग 1.5 लाख लोगों को हम कांटेक्ट कर पाए पिछले 1 साल के अंदर, लास्ट 1 ईयर के अंदर। कांटेक्ट करने का मतलब एक बार मिलना नहीं है, 3-4 बार मिलना, उनको किसी बैठक में बुलाना, छोटी छोटी मीटिंग्स में बुलाना, 10-12 लोगों की हम रूम मीटिंग्स करते हैं।
ऐसे 8-8, 10-10 लोगों से वो संघ के बारे में क्या सोचते हैं, उनके कुछ सजेशंस हैं, सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं। तो 5000 रूम मीटिंग्स भी की हमने इनके साथ, 50,000 लोग उसमें रूम मीटिंग्स में भी आए। तो ऐसा सारा एक समाज का, जिसको हम सोसाइटी लीडर, सज्जन शक्ति बोलते हैं, उनको एक्टिवेट करने का भी काम चल रहा है। पिछले साल हमने प्रस्ताव पारित किया था लोक माता अहिल्या देवी होलकर का त्रिशती समारोह, 300 ईयर्स उनके जो है शासन के हुए थे। तो वो एक अपने आप में यूनिक आइकॉन है, हर दृष्टि से वो आज के समय के अंदर जो है समाज जीवन के अंदर एक महिला की देखने की भारत की दृष्टि और हमारा नेतृत्व की कल्पना क्या है, उस सारे नाते उनका एक अपना स्थान है। उसके लिए सारे देश में प्रोग्राम किए गए। अभी जितनी जानकारी आई सारे उसमें से एट 22,000 प्लेसेस प्रोग्राम हुए उनके, और 28 लाख लोग, महिला पुरुष सब मिलकर उसके अंदर पार्टिसिपेट हुए। हमने टारगेट किया था सारे उसमें से, सारे देश के अंदर समाज के प्रोमिनेंट लोगों के, यंग पर्सन्स के, ऐसे सब लोगों के कार्यक्रम करेंगे। तो पिछले वर्ष हमने प्रस्ताव पारित करके एक साल भर उनको मनाने का तय किया था। तो इतने प्रोग्राम पिछले वर्ष में हुए। समाज जीवन के अंदर सामाजिक भूमिका में महिला का रोल बढ़ना चाहिए। तो इस दृष्टि से हमने सोसाइटी में जो ऐसी एक्टिव महिलाएं हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, सामान्य समाज में एनजीओ बनाकर, बाकी सब बनाकर, इंटेलेक्चुअल, ये सब भी हो सकती है। ऐसे सबकी लिए हमने एक 1 डे 3-4 सेशन के महिला समन्वय के नाम से महिला सम्मेलन किए थे। स्थानीय संस्था बनाकर ऐसी लीडरशिप समिट ऑफ द विमेन, अमंग विमेन, ऐसे सारे जो समिट किए। तो लास्ट ईयर 472 समिट्स ऐसे हुए, जिसके अंदर 5.75 लाख ऐसे समाज जीवन के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाली, सोशली एक्टिव, इंटेलेक्चुअल, समाज में लीडरशिप देने वाली, ऐसे कंट्रीब्यूट करने वाली महिला लीडरशिप, उसको हमने बुलाया। वो सब भी इन कार्यक्रमों में आए। बहुत सारी बातें बताने की है, लेकिन समाज जीवन के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम देखना तो उसके बारे में सॉल्यूशन सोचना शुरू करना। केवल ज्ञापन देना, सरकार को सुझाव देना, ये हमारा सोचने का ढंग नहीं है। संघ का सोचने का ढंग यूनिक है कि समाज की शक्ति के आधार के ऊपर समाज के सब प्रश्नों का समाधान करना। केवल एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मध्य प्रदेश के अंदर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है। उस झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पर समाज के अंदर संपर्क करने के लिए निकले, तो अचानक एक जगह ध्यान में आया। फिर वो एक केस ध्यान में नहीं आया, गांव में 4-5 आए। फिर थोड़ा और ज्यादा ध्यान आना शुरू हुए, तो वहां ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ पैर जुड़े हुए, अंग जुड़े हुए, और उसके कारण से वो सामान्य जीवन नहीं जी सकते। वो एक अलग प्रकार का। तो थोड़ा चिंतन प्रारंभ हुआ, थोड़ा इंदौर के अंदर बातचीत प्रारंभ हुई, उसके डॉक्टर से चर्चा शुरू। उन्होंने कहा आजकल बहुत अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज है, ऑपरेट किया जाए तो ये सब लोग नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं, अन्यथा उसके कारण से वो एक अलग प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो ऐसे सब लोगों को ढूंढकर उनको और सर्विसेज प्रदान करना। पिछले 4 साल के अंदर ऐसे 500 चिल्ड्रंस जो हैं, बच्चे जो हैं, उनकी शल्य क्रिया के द्वारा उनको एक समाज जीवन में, एक सामान्य जीवन के नाते वो जी सके। तो जहां भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना। समाज में समस्याओं को बड़ा करते नहीं जाना। समाज की ताकत जो है वो बहुत बड़ी है। हम जब कहते हैं कि सारे देश के अंदर 100 साल में संघ के काम का विस्तार हुआ है, तो इट डज नॉट मीन द एक्सपेंशन ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ आरएसएस। हमारा मतलब यह है कि यह समाज की शक्ति का जागरण है। संघ की शक्ति बढ़ना यानी समाज की शक्ति बढ़ना है, और वो समाज की शक्ति बढ़ना यानी समाज जो है, समाज के प्रश्न, समाज की चुनौतियां, समाज के इंटरनल इश्यूज, चैलेंजेस, इन सब को सॉल्व कर सकता है। ऐसा समाज का चित्र खड़ा करना, इस दृष्टि से अपना कल से सारा मूल्यांकन का काम चल रहा है। हर स्टेट के अंदर ऐसे कुछ अच्छे, मैंने तो आपको केवल 1-2 उदाहरण दिए, हर राज्य के अंदर ऐसे कुछ उदाहरण देने वाले कुछ उनकी, क्योंकि कुल मिलाकर 3 दिन की लिमिटेशन ही होती है सब बातों का मूल्यांकन करना। तो एक्सपेंशन के बारे में कैसा सोच रहे हैं,
सज्जन शक्ति जागरण के बारे में कैसे सोच रहे हैं, समाज के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में कैसा सोच रहे हैं, ऐसे सब बातों के बारे में कल से अपनी अभी तक की चर्चा चल रही है। जो संगठन है वो भी अपने बारे में, कामों के बारे में ऐसा थोड़ा थोड़ा एक जानकारी देने का, जो उनकी विशेष बातें होती है वो सब होती है, उसकी जानकारी देते हैं। अभी करणीय बातों की चर्चा प्रारंभ हुई है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो शाम को कल सुबह तक फाइनल होगा। कल दोपहर को ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दत्ता जी आने वाले शताब्दी वर्ष में हम क्या करेंगे और कुल मिलाकर कंटेम्परेरी सिनेरियो में संघ कैसे सोचता है, इन सब के बारे में वो कल आपके सामने रखेंगे। एक प्रस्ताव हमने पारित किया है, उसको बारे में थोड़ी जानकारी देकर मैं अपनी ब्रीफिंग पूरा करूंगा सारे में। बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, तो एक कॉल टू स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद हिंदू सोसाइटी ऑफ बांग्लादेश। हमने जो बांग्लादेश के अंदर जो है हिंदू और माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है, उनका जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और कंटिन्यूअस वायलेंस, इनजस्टिस, ऑपरेशन, ये जो हिंदू समाज सहित ऑल द माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश, उनके साथ जो हो रहा है, उसको लेकर हमने एक चिंता व्यक्त किया है, सीरियस कंसर्न हमने अपना और प्रस्तुत किया है। ये जो सारा है, ये इसको एक पॉलिटिक्स नहीं मानना चाहिए, केवल रिजाइम चेंज हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया, उसके कारण से ऐसा नहीं है। इसके पीछे रिलीजियस एंगल भी है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टारगेट जो है और कंटिन्यूअस टारगेट जो है, दे आर बिकमिंग हिंदू एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। और ये इसलिए भी है कि ये परसिक्यूशन ऑफ हिंदू और माइनॉरिटी कम्युनिटी ये कोई नया नहीं है। 1951 के अंदर 22% पॉपुलेशन थी बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज की, अभी वो 7.95% है। तो हमको ध्यान में आ सकता है कि ये हिंदू समाज के वहां एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का इशू है। और इस बार जो हिंसा हो रही है, उसमें ऐसा ध्यान में आ रहा है कि उसके पीछे गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है, और ये एक चिंता की बात है। और वहां जो लोग भी इस सारी हिंसा में है, वो इसको केवल एंटी हिंदू नहीं, एंटी भारत भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक लीडर्स के स्टेटमेंट भी ऐसे ही सब आ रहे हैं। इसी सारे प्रस्ताव के अंदर एक हमने चिंता व्यक्त की कि इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं, उनका जो रोल है, और खासकर केवल बांग्लादेश नहीं, ये जो अपना भारत है, इस भारत और पड़ोसी देश, ये केवल देशों का समूह नहीं है, हमारी हजारों साल की एक यात्रा है, वो हमारी कॉमन जर्नी है। हम जब कहते हैं तो वो कॉमन जर्नी के अंदर हमारा एक शेयर्ड कल्चर है, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, और हमारे जो शेयर्ड जो है वो हमारे ट्रेडिशंस भी है, बहुत सारी बातें हमारी समान है। तो ऐसा लगता है कि एक मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट भारत और इन सारे पड़ोसी देशों के बीच में खड़ा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसके अंदर दुनिया की बहुत सारी शक्तियां उसमें भूमिका अदा कर रही हैं। हमने पाकिस्तान, डीप स्टेट इन अमेरिका, उस सब के बारे में भी इसमें थोड़ा हमने इंगित किया है सारे उसमें से अपने प्रोसेस प्रस्ताव के अंदर। लेकिन इस बार एक चिंता विषय उसमें यह भी है कि ये जो सारा हुआ, तो पहली बार वहां के हिंदू समाज ने लोकतांत्रिक ढंग से वहां पर एक कलेक्टिव डेमोक्रेटिक और पीसफुल वे में अपनी बात को असर्ट करने की भी कोशिश की है, और अपनी आवाज को बुलंद किया। उसको दुनिया ने रेखांकित भी किया है, दुनिया ने उसको सुना भी है, और उस कारण से भारत दुनिया के बाकी देशों के अंदर, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व, देश, हिंदू समाज अन्य देशों में जो रहता है, वो सब लोग भी उनके समर्थन में आए हैं। उन्होंने भी देश भर के अंदर सब मिलाकर, भारत सरकार ने भी इस सारे विषय को लेकर वहां की जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उनके साथ और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रेशर बनाना, ये सब के लिए भी प्रयास किया है। और हमने इस बात का आह्वान भी किया है भारत सरकार से, अंतर्राष्ट्रीय फोरम, यूएन और बाकी सारे ऐसे जो हैं विश्व के अन्य देश और दुनिया के अंदर जो हिंदू समाज है, उन सब लोगों से हमने एक आह्वान भी किया है कि वहां के हिंदू समाज की डिग्निटी, वहां के हिंदू समाज की सुरक्षा, वहां की माइनॉरिटीज की डिग्निटी, सुरक्षा, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए वो हर संभव प्रयास करें।
इस सारी दृष्टि से हमने एक कॉल टू स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद हिंदू सोसाइटी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ और वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का जो मानवाधिकार हनन, हिंसा, ये जो सब विषय वहां हुए हैं और उनका एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जो इशू आकर खड़ा हुआ है, और इस सारी स्थिति के अंदर जो इंटरनेशनल फोर्सेस पीछे अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, इन सब के प्रति देश को, समाज को अवेयर भी रहना, जागरूक भी रहना, और ये वहां के हिंदू समाज की सुरक्षा और वहां के हिंदू समाज का सम्मान, ये सब गरिमा जो है ये सुनिश्चित हो, इस सारी दृष्टि से, और वहां उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम, भारत सरकार, हिंदू समाज सब मिलकर प्रयास करें, ऐसा एक प्रस्ताव बांग्लादेश की आज की हिंदू समाज की जो परिस्थिति है, माइनॉरिटीज की जो परिस्थिति है, उसको लेकर हमने एक सीमित विषय के ऊपर प्रस्ताव पारित किया है। मैंने आपके सामने अपनी जो इस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जो कल से आज तक की सारी कार्रवाई हुई है, उसके कुछ बातें जानकारी के तौर पर आपको रखी हैं। अच्छा यही है कि जो मैंने बताया उसके ऊपर आप पूछे, नहीं तो आपका अपना एजेंडा है, वो एजेंडा कल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप सब लोग कुछ ऐसा इस सारे अपनी प्रतिनिधि सभा के बारे में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थोड़ा माइक लेना पड़ेगा, माइक पर ही बोलिएगा। हाँ, मेरा नाम हिमांशु तिवारी है, टाइम्स नाउ नवभारत से दिल्ली से हूँ मैं। थोड़ा माइक मुंह के सामने लेंगे तो मुझे पूरा सुनाई देगा। आवाज आ रही है आपको? हाँ। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है, टाइम्स नाउ नवभारत दिल्ली से हूँ मैं। प्रतिनिधि सभा हो रही है, लेकिन देश भर में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, आए दिन हिंसा देखने को मिलती है दो समुदायों के बीच में स्पेशली, तो आपको क्या लगता है 100 साल हो चुके हैं संघ के, सारे समाज को एक साथ लेकर चलने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलने के लिए, और युवाओं के रोजगार के लिए भी आप लोगों ने कोई कार्य योजना बनाई है क्या? तो ऐसा होता है कि समाजों की यात्रा थोड़ी लंबी होती है। हमने कुछ किया है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। हमें इस बात की संतुष्टि है कि 100 साल में हमने जो प्रयास लिए उसमें हमको सफलता मिली है, लेकिन हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं वैसा बन गया, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो उसके लिए प्रयासों की मात्रा बढ़ानी है, और ये करना है तो केवल अकेला संघ नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि संघ समाज की सज्जन शक्ति, सबको एक साथ आना है। तो 1947 में हम आजाद हुए, हमारे सब प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ, हम इंटीग्रेट नहीं हो गए थे, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन उसके बाद शुरू हुआ है। तो कॉन्टिन्यूअस वी आर इवॉल्विंग। तो मुझे लगता है कि वी आर इन राइट डायरेक्शन। हमको लेकर हमको लगता है जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वी आर इन राइट डायरेक्शन, लेकिन बहुत करना बाकी है, ये हम समझते हैं। सर मैं आमोद हूँ TV9 भारत। थोड़ा खड़े होकर बोलेंगे और माइक मुंह के सामने लीजिए, मुझे थोड़ा। सर मैं आमोद हूँ TV9 भारतवर्ष से। एक जो ज्वलंत विषय आज की तारीख में हम लोग दक्षिण भारत में बैठक कर रहे हैं, और एक जो ज्वलंत मुद्दा यहाँ चल रहा है परिसीमन का, परिसीमन को लेकर बहुत यहाँ उथापतल मचा है। आज यहाँ पे 6 राज्यों के बड़े लोग जो CM हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, वो जुटे हैं। तो इसको लेकर कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है, असल मुद्दा क्या है? मुझे लगता है कल मुकुंद जी ने आंसर दिया है, उसके बाद दोबारा पूछने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए। फिर मैं आज दूंगा तो कल आप दत्ता जी से दोबारा पूछेंगे। सब मिलाकर जो उन्होंने कहा, परिसीमन ये भारत की एक संवैधानिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर चुनाव होता है, चुनावों के लिए परिसीमन होता है। परिसीमन के लिए एक एक्ट बनता है। तो 2002 के अंदर डिलिमिटेशन एक्ट बना, उसके अंतर्गत परिसीमन हुआ। उससे पहले 1972 में एक्ट बना, उसमें परिसीमन हुआ। अभी जब परिसीमन होगा, उसका एक्ट बनेगा, उस समय डिस्कशन करने की आवश्यकता है, उसमें आप क्या चाहते हैं। और पिछली बार ये सारे विषयों को एड्रेस करने के लिए फ्रीजिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ये हो गया था उस समय। तो उस समय फ्रीज हो गया, इशू तो क्लोज हो चुका है। अभी दोबारा इसको खड़ा तो तब करेंगे कि जब नया एक्ट बनेगा, और उस एक्ट बनते समय अगर सरकार कहे कि नहीं वी आर ओपनिंग दैट, तो मुझे लगता है कि अनावश्यक आशंकाएं खड़ी करना, अविश्वास खड़े करना, इससे बचना चाहिए। समाज जीवन के अंदर, सारे देश के अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास, समाज जीवन के अंदर सबको साथ लेकर चलने का भाव, ये लोकतंत्र का मूल होता है। तो थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिस समय ये विषय आएगा
उस समय इसका डिस्कशन होगा प्रारंभ। अभी तो सेंसस भी नहीं हुआ, डिलिमिटेशन का चर्चा भी नहीं हुई, डिलिमिटेशन एक्ट भी नहीं आया। ये 2002 के एक्ट पर होगा तो उसमें फ्रीजिंग हो चुका है। अगर कोई नया बनेगा तो उसके बारे में डिस्कशन भी अभी शुरू नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इसको लेकर जो चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा उनको भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा है या वो वास्तव में अपने क्षेत्र के हित के बारे में सोच रहे हैं। ये दोनों के बारे में उनको भी विचार करके आप उनसे पूछिए कि क्या डिलिमिटेशन प्रोसेस शुरू हो गया क्या। आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो आपको बात करते समय उनसे भी पूछ लीजिए थोड़ा। नमस्कार सर, मैं मेघा प्रसाद एबीपी न्यूज से। हाँ जी, मेघा प्रसाद एबीपी न्यूज से सर नमस्कार। आपसे सवाल जो मेरा ये है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने अगले अध्यक्ष के चुनाव में एक तरीके से लगी हुई है। हर बार बोला जाता है कि ये असेंबली इलेक्शन खत्म होगा फिर नया अध्यक्ष आ जाएगा, महाराष्ट्र खत्म होगा तो आएगा, दिल्ली खत्म होगा तो आएगा, होली के बाद आएगा। ये अभी तक चुनाव हो नहीं पाया है और अब कुछ खबरें हिंदी मीडिया में, हिंदी अखबारों में ये चल रही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में इतनी ठनी हुई है, इसलिए एक नाम पर ये इनकी अग्रीमेंट नहीं हो पा रही है। इस पे मैं पूछना चाहूंगी सर, क्या हो रहा है, क्या समन्वय मीटिंग हुई है, आप लोग की तरफ से कुछ नाम गए हैं, क्या स्टेटस है? तो संघ के स्वयंसेवक 32 से ज्यादा संगठनों में काम करते हैं। हर संगठन जो है वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है। हर संगठन की अपनी एक निर्णय प्रक्रिया। हर संगठन के अंदर उनके यहाँ सदस्यता होती है, उनके यहाँ निर्वाचन होते हैं, नीचे की इकाई पर होते हैं, मंडल जिला होते हैं, वो सब उनकी प्रक्रिया चलती है। और अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई समन्वय बैठक होती नहीं है। और बाकी मीडिया में क्या चलता है, तो मीडिया को 24/7 एक्टिव रहना है, तो उनको कुछ न्यूज चाहिए। और न्यूज क्या है वो आपको भी मालूम है सारे उसमें से। तो एक पक्का मान के चलिए कि हमारी कोई ठनी हुई नहीं है। समाज राष्ट्र के प्रश्नों पर हम मिलकर काम करते हैं और आज भी हम परस्पर विश्वास उसके आधार पर काम कर रहे हैं। बाकी उनकी प्रक्रिया चल रही है, उनकी सदस्यता भी हुई है, बूथ समितियां भी बन गई है, जिले प्रदेश वो भी बन रहे हैं। उस प्रक्रिया में आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उनका होगा सारे उसमें से। वो प्रक्रिया उनकी अपनी जो पार्टी की व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगी सारे में से। थोड़ा दिन धैर्य रखिए, अपने आप ध्यान में आ जाएगा सब। Sir, I am Narayankar from United News of India. I'll sit and ask because I have the laptop on my laps. There are a couple of questions. You were talking about, asking the central government to take up this issue. And of course, the central government has taken up this issue of atrocities or persecution of Hindus in Bangladesh. So, are you satisfied as of now what the central government is doing? And if not, what more you are expecting from the central government? This is my first question. नहीं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमने इसमें लिखा है The government of Bharat has expressed its resolve to stand with Hindu and other minority communities of Bangladesh and need of their protection. Government of Bharat has taken up the issue with the interim government of Bangladesh as well as on several global platforms. ABPS urges the government of Bharat to make all possible efforts to ensure the protection, dignity and well-being of Hindu community in Bangladesh, along with engaging government of Bangladesh in continuous and meaningful dialogue. ये प्रोसेस है, वहां का सॉल्यूशन हो गया ऐसा तो नहीं है, वो कंटिन्यूटी है। तो सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। हमने इतना ही कहा है कि आप हर संभव प्रयास कीजिए, उसके लिए जो जो करना आपको ठीक लगता है वो है। और वी आर सेटिस्फाइड कि भारत की सरकार ने जो है उसको इश्यू की सीरियसनेस को समझकर वहां पर विदेश सचिव को भेजना, अलग अलग स्तर पे बातचीत होना, 1-to-1 डायलॉग होना, इंटरनेशनल फोरम्स का उपयोग करना, ये सब उन्होंने किया है। हमने इसमें अपने प्रस्ताव में इसको नोट भी किया है और मेंशन भी किया है और ये कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा अभी जब तक वहां की परिस्थिति नॉर्मल नहीं होती। My second question is, with regards to this persecution in Bangladesh, there may be situations arising that there may be some kind of a refugee problems. In this context, will the RSS propose amendments or a fresh push for
implementation of CAA or any other legal so that you can accommodate the persecuted Hindus in Bharat? देखिए, ये जो मैंने पहले ही कहा कि हमारी एक शेयर्ड हिस्ट्री है, हमारी एक शेयर्ड सिविलाइजेशन की एक यात्रा है, जर्नी ऑफ द सिविलाइजेशन हमारी कॉमन है। अनफॉर्चुनेट हो गया कि 47 में पार्टीशन हो गया। जब पार्टीशन हुआ तो हमने पार्टीशन में जमीन का पार्टीशन किया था, पॉपुलेशन का नहीं। और दोनों ने आश्वासन दिया था कि अपने अपने देश की माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन करेंगे। ये वो दोनों का आश्वासन है। नेहरू लियाकत पैक्ट 3 बार पैक्ट हुआ है, वो तीसरी बार में भी यही है। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान बांग्लादेश जो बन गया बाद में, उन्होंने उसको ऊपर अपना ऑनर नहीं किया। वो जो वहां का हिंदू समाज है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उससे बच नहीं सकते। ये जो आज जिसको हम भारत कहते हैं, जिसका हम गर्व करते हैं, उस भारत को बनाने में जितना कंट्रीब्यूशन देश के इस हिस्से में रहने वाले हिंदू का, उतना वहां का भी है। वो वहां सुख से रहे, शांति से रहे, वहां उस समाज राष्ट्र जीवन की व्यवस्था में आज जो व्यवस्था है उसमें कंट्रीब्यूट करते हुए वो सोचे। लेकिन अगर कल को उसको कुछ भी कठिनाई होगी, कुछ भी कष्ट होगा, तो हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी कोई परिस्थिति आई तो उस समय सोचेंगे। अभी तो हमारी इच्छा है कि वो जो वहां है, जहां है, वहां सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ, अपने मत पंथ सबकी सुरक्षा के साथ वो जी सके, सम्मान के साथ जी सके। इसके लिए हमको प्रयास करना है, ये हमारा सोचना है। नमस्ते, मैं रमेशा हूँ, विक्रमा कन्नड़ा वीकली से। ये लिंग्विस्टिक के ऊपर प्रांतों का रचन पहले ही हुआ है। उसके लिंग्विस्टिक भाषा के ऊपर, भाषा के आधार पर प्रांतों का ये सीमा तय हुआ है, वह एक्ट भी है। मगर उसके बाद भी कई प्रांतों में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसमें ये डिस्ट्रिक्ट्स उस स्टेट्स को आना चाहिए, ऐसा डिस्प्यूट्स चलते रहता है। संघ के हिसाब से ये प्रांतों का ये बॉर्डर इश्यू है, क्या ये डिस्कशन पे होना चाहिए या क्लोज्ड चैप्टर है, ऐसा इसका ऊपर क्या है राय? तो देखो, ऐसा है कि हमारा जो राष्ट्र जीवन है ना, उसकी अपनी एक यूनिकनेस है, उसको सबको ध्यान रखना। भारत में सदियों से भाषाएं अनेक है, भाव एक है। ऑल लैंग्वेजेस देयर आर एसेंस दैट इज वन। कोई भी महापुरुष, कोई भी भाषा, किसी ने भी एक राज्य का विचार नहीं किया। वो हमेशा उसके अंदर पूरे राष्ट्र का ही विचार है। हमारे देश के अंदर मतपंथ अनेक है, लेकिन गंतव्य एक है, वो हमारा वैशिष्ट है। हमारे यहां खान पान ये सब अनेक हैं, लेकिन हमारे मूल्य एक हैं, संस्कृति एक है, हमारी कल्चर एक है। तो भारत का हमारा कन्विक्शन है दैट इज वन पीपल वन नेशन, एक राष्ट्र एक जन। भारत के अंदर राज्य अनेक थे, राष्ट्र एक था। किसी भी राज्य का व्यक्ति कहीं भी आ सकता था, जा सकता था, रह सकता था। यह भारत की यूनिकनेस रही है। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए किसी भी कारण से विवाद के विषय ये नहीं बनने चाहिए। खान पान, भाषा, मत पंथ, लैंग्वेज, राज्य, ये किसी भी संघर्ष का विषय नहीं बनना चाहिए। अब ये राष्ट्र जीवन बनने की दिशा में थोड़ा अपने को और प्रोसेस करना पड़ेगा। मैंने बताया कि 1000 साल की हमारी लीगेसी है, उसमें कुछ बातें हमारे दूसरों के संघर्ष करते हुए आ गई, कुछ हमारी अंग्रेजों के कालखंड में हम जो आत्मविस्मृति में चले गए उसके कारण से आ गई। उस सबसे बाहर निकलना है। अल्टीमेटली हमारे संविधान के प्रियम्बल में जो कहा है, वी द पीपल ऑफ भारत, हम भारत के लोग, ये हमारा दैट इज द टैगलाइन। जब हम भारत के लोग कहते हैं तो इसका मतलब जाति, भाषा, प्रांत, मत, पंथ, सब चीजें समाप्त होगी। स्त्री पुरुष, वी पीपल, हमारी आज के बाद एक ही आइडेंटिटी है। तो संघ का ये जो मानना है वी द पीपल ऑफ भारत, ये इस आइडेंटिटी को लेकर हम सब देश के अंदर कोई भी समाज का प्रश्न आता है उसका समाधान करने की दिशा में बढ़े। ऐसा सारे देश के अंदर हमने एक व्यवस्था को स्वीकार किया। कोई भी व्यवस्था अपने आप में परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ बातें रहती है। अब हमने एक व्यवस्था बनाई है, उसमें राज्य है, उसके अंदर राष्ट्र है, उसके अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट्स है,
उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक्स है, गांव है, पंचायत है, ये एक व्यवस्था बनाई है। सब मिलाकर एक कोऑपरेटिव, एक समाज जीवन के अंदर परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर सारे राष्ट्र का चिंतन करना, ये उसके कोर में आना चाहिए। जैसा जैसे ये भाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये प्रश्नों का समाधान होता जाएगा। ये प्रश्न तभी तक हैं जब तक ये दृष्टि नहीं रहती एक जन एक राष्ट्र, वन पीपल वन नेशन, ये इसके अंदर प्रिज्म में सब प्रश्नों का समाधान ढूंढे, ऐसा संघ का मानना है। नमस्ते अभी अरुण रह जी, गया मेरा नाम जतिन है, मैं इकोनॉमिक टाइम्स से हूँ। अरुण जी, आप अनुसांगिक संगठनों को संघ प्रचारक भेजता रहता है, बट जैसे भाजपा भी आपका एक अनुसांगिक संगठन है, तो बहुत समय से कोई प्रचारक नहीं दिया गया और कुछ राज्यों में संगठन मंत्री का पद भी खाली है। एक और चीज अरुण जी, छोटी सी क्लैरिफिकेशन, जो भाजपा का अध्यक्ष है उसके लिए क्या कंसल्टेशन संघ से करना जरूरी है? अगर है तो उसकी मॉडलिटीज क्या रहती हैं कि आपके द्वारा नाम सुझाए जाते हैं या वहां से नाम आते हैं, उन पे चर्चा होती है? उस पर थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। तो प्रचारक तो पूर्व सैनिक सेवा परिषद में भी नहीं है, अधिवक्ता परिषद में भी सारे देश में एक ही है, और भी 2-3 संगठन है जिनके अंदर प्रचारक नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब संगठनों में, वहां की आवश्यकता को समझकर वो चर्चा करते हैं, हमारे पास उपलब्ध होते हैं तो हम देते हैं। वो दोनों जो है आपस की सहमति में, मैंने पहले ही कहा कि सब संगठनों में के हमारी एक संपर्क की व्यवस्था रहती है, उसमें चर्चा होती है, उनको आवश्यकता होती है, हमारे पास उपलब्धता होती है तो हम देते हैं, क्योंकि जिस भी संगठन में देना है तो वहां के काम के हिसाब से आपको प्रचारक देना है, तो वो हमारे पास भी अवेलेबल होना चाहिए, तो वो हम उसके हिसाब से देते हैं। और बाकी मैंने पहले ही कहा कि सब संगठन स्वतंत्र स्वायत्त है, हर संगठन की अपनी एक निर्णय की प्रक्रिया है और उस निर्णय की प्रक्रिया में वो अपने अपने निर्णय करते हैं। हम राष्ट्र समाज के प्रश्नों पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, नोट शेयर करते हैं, समाज राष्ट्र के प्रश्नों पर मिलकर काम करते हैं। इसके लिए अपना एक प्रोसेस है, वो समन्वय का प्रोसेस है। उनकी टीम मीटिंग में कभी कभी हमको बुलाते हैं, हम कभी कभी उनके साथ डिस्कशन करते हैं, ये एक तरीका रहता है सारा उसमें से। बाकी संगठन के अंतर्गत संगठन चलाने के सब निर्णय वो अपने आप करते हैं। अभी कहीं खत्म कर, समय हो गया है। कल दत्ता जी के लिए काफी रखिए आप। दत्ता जी हैं, कल आएंगे। Last question. चलिए आप लास्ट करेंगे। So I am KVN Swami from Hosadiganta. So if the situation required, do you think Indian government should officially involve in reinstating Sheikh Hasina? नहीं, I cannot understand. Please. शेख हसीना को फिर से वहाँ बिठाएंगे गवर्नमेंट, कौन करे? भारत सरकार शेख Do you हसीना think को पुनः वहाँ बिठाएगी? Indian government should involve officially in reinstating Sheikh देखिए, Hasina? बांग्लादेश के अंदर वहां उनकी अपनी, Whether through military actions or whether through political deliberations? नहीं, बांग्लादेश के अपनी एक संविधान की, उनकी अंतर्गत अपनी व्यवस्था है, वहां पर वो वहां के लोग निर्णय करेंगे। इसके बारे में मुझे लगता है कि किसी अन्य देश के को सोचने का कोई वो नहीं है सारे में से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वो रह गया लास्ट में। I had a question from very long time. Sir, you were speaking about where we wanted to reach, how India should be. It has Where? not yet reached. It has not yet happened. What is that you wanted and what is that missing which you have to still achieve? And by when do you think it will happen? तो मैंने पहले ही बताया कि हम एक सोसाइटी बिल्टअप करना चाहते हैं जिसके अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, संगठन, अनुशासन, यूनिटी, डिसिप्लिन, सेल्फलेसनेस एंड नेशन फर्स्ट का फीलिंग, ये 4 बातों के आधार पर हम समाज खड़ा करना चाहते हैं। ये समाज जब खड़ा होगा तो समाज का संगठन है तो मिलकर अपने सब प्रश्नों का समाधान कर सकता है। समाज और राष्ट्र का भाग्य जो है वो समाज और राष्ट्र के लोग बदलते हैं। क्वालिटी ऑफ पीपल, ये जो है वो हमेशा उस राष्ट्र की डेस्टिनी को डिसाइड करती है। हमारा एक पहले से थिंकिंग है, हमारे संघ के जो फाउंडर थे वो कहा करते थे, सम ग्रेट पीपल डज नॉट मेक ए नेशन ग्रेट, ग्रेट मैन ऑफ ए नेशन ऑलवेज मेक देयर नेशन ग्रेट। जिस देश के लोग महान होते हैं वो राष्ट्र महान बनता है। तो हमारा जो काम है वो यही है। हम संघ को में के बारे में कैसा सोचते हैं, तो जैसा हम समाज बनाना चाहते हैं वैसा हम संघ बना रहे हैं। जैसा समाज का व्यक्ति बनाना चाहते हैं वैसा हमारे स्वयंसेवक का जीवन, आचरण, व्यवहार होना चाहिए। ये हमारी कल्पना है और ये करते समय समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम काम कर रहे हैं। हम समाज से अलग हैं ऐसी हमारी कोई सोच नहीं है।
तो ये जो समाज है, धीरे धीरे करके समाज में ये भावना बन रही है, अखिल भारतीय दृष्टिकोण बढ़ रहा है, देशभक्ति बढ़ रही है, मिलकर काम करने का भाव बढ़ रहा है। ये हमारा मानना है कि देश में क्वालिटेटिव चेंज आ रहा है। ये क्वालिटेटिव चेंज अभी और आना बाकी है। वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे परिवर्तन आ जाएगा। वो काम जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए हम सबको आह्वान करने वाले हैं। शताब्दी वर्ष के अंदर हमारी कोशिश रहेगी उस समय कि हम सबको आह्वान करेंगे कि ये जो काम है इसको अपने जीवन का लक्ष्य मानकर आप सब अपने जीवन में इस लक्ष्य के लिए जुटें। ऐसा एक आह्वान हम हर एक से करेंगे। उसके लिए कल सारी चर्चा योजना आपको बताएंगे। आप सब लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक मेरी बात को सुना। जो मैंने सुना बोला वही आपने समझा, ये मानता हूं मैं, और जो मैंने बोला है वही आप समझकर आगे लिखेंगे, ये भी अपेक्षा आपसे करूंगा। मेरी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से आप न्यूज मत निकालिएगा, उसका एसेंस निकालिएगा। ऐसा अनुरोध करते हुए मैं अपनी इस वार्ता को पूरा करता हूं। धन्यवाद. Thanks a lot for joining the press briefing and interacting. Please note a couple of important information. Hindi and English prati of the resolution is already distributed. If someone wants prati in Kannada, so it is available. Please collect it from the volunteers behind. Tomorrow, for the final day of the Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha, kindly note that it's at 11:30 a.m. We have the press conference. 11:30 a.m. Shri Dattatreya Hosbale ji, Manya Sarkaryawaha of RSS, the General Secretary of RSS, would be taking the press conference. Kindly do note this information. Please have lunch. The lunch is served behind. Kindly have lunch.